हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के वीकली सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस टेक, अवार्ड इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। तो इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपया जारी किया है। यह एक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है जिसमें आपको घर पे सोलर का पैनल लगाया जाता है और इसके लिए सरकार जो है 60% सब्सिडी देती है। 60% सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। और इसके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया था आपको प्रधानमंत्री के द्वारा 30 जून 2024 को, जिसको नाम है रूफ टॉप पोर्टल लॉन्च किया गया था पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। इसके बाद अगली खबर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। 14वां कंपनी हो गया है जो पीएसयू कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला है। महारत्न का दर्जा जिन कंपनी को मिल जाता है उनके पास ऑटोनॉमी आ जाती है फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक डिसीजन लेने में। वे अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, सरकार का इंटरफेरेंस उनमें कम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा मेटा से पार्टनरशिप किया गया है जो कि स्किल इंडिया मिशन के लिए एआई चैटबॉट बनाया जाएगा मेटा के द्वारा। तो ये पार्टनरशिप किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 19वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में, जो कि जेपी नड्डा के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड जो है उनके द्वारा कम्युनिकेशन के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी, जहाँ की एमओ साइन हुआ है ट्राई के बीच और सीएसटी ऑफ सऊदी अरबिया के बीच। यानी कि सऊदी अरबिया और सीएसटी ऑफ सऊदी अरबिया और ट्राई के बीच एक एमओ साइन हुआ है जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं SECL, जो कि भारत की पहली कोल कंपनी है जिसके द्वारा 4 अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया गया है। 4 अमृत फार्मेसी दुकान खोली गई है जो कि सब्सिडाइज जेनरिक और लाइफ सेविंग दवाओं को बेचने का काम किया जाएगा। तो ये नाम है SECL का, जो कि पहली कोल कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं रवि जैन, जो कि बिजनेस हेड थे कृत्रिम एआई। इन्होंने रिजाइन दे दिया है अभी हाल ही में। यूनियन कैबिनेट ने 3% हाइक डीए अलाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई को। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल 6G सिम्पोजियम के बारे में, जो कि ज्योतिराव सिंधिया मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसमें आपको 6G के पोटेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चर्चा की गई है। रश्मिका मंदाना को भारत सरकार के द्वारा नेशनल एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट साइबर थ्रेट्स, यानी कि नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके लिए? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए। किसको नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं लीड और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं WTO ने हाल ही में भारत के जो वर्ल्ड का जो मर्चेंडाइज ग्रोथ है, जो व्यापारी ग्रोथ रेट है, उसके फोरकास्ट को घटाया है। पहले इनका फोरकास्ट था कि 3.3% ग्रोथ होगा, लेकिन इनके द्वारा अब कहा जा रहा है कि 3% ग्रोथ होने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं IMF प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि ग्लोबल पब्लिक डेब्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड का पब्लिक डेब्ट है वो आपको 100 ट्रिलियन को पार कर गया है, जो कि पहली बार 2024 में हुआ है। इसके बाद इंडिया विल प्रोक्योर 31 प्रीडेटर ड्रोन, जो कि भारत जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन जो है वो USA से खरीदेगा, जिसमें आपको 15 सी गार्जियन नेवी के लिए, 8 स्काई गार्जियन
इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए खरीदा जाएगा। भारत और कोलंबिया के बीच में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिल्म मेकिंग के संदर्भ में नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए साउथ कोरिया को होस्टाइल स्टेट का दर्जा दिया है और अपना मेन इनेमी बताया है, यानी कि मेन दुश्मन बताया है। तो ये नॉर्थ कोरिया द्वारा अपने संविधान में संशोधन किया गया है। इसके बाद चाइना के द्वारा प्लान बनाया जा रहा है कि लूनार स्पेस स्टेशन 2050 तक जो है छोड़ा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। तो इनके द्वारा सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के सचिव को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि सिफारिश की गई है कि मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया जाए। अगर हम NCPCR की बात करें तो ये एक भारत सरकार की वैधानिक संस्था है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत गठन किया गया है इसका। और इनका मुख्य जो काम है वो बच्चों के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को देखना है। इसमें एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा आपको इसके काम को देखने के लिए 6 अन्य मेंबर्स होते हैं और उसमें 2 महिलाएं शामिल होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में, जिसको शॉर्ट में ग्रेप कहा जाता है। तो ग्रेप जो है वो अभी हाल ही में लागू किया गया है दिल्ली में। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये एक इमरजेंसी मेजर होता है, सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर। ग्रेप का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। तो एक प्लान होता है जिसमें कई सारे नियम होते हैं जो कि कई पैरामीटर्स पे आधारित होते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाता है। तो दिल्ली में जो है एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी पुअर हो गया है, जिसके वजह से दशहरा के बाद से ग्रेप 1 जो है लागू किया गया है। इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रेप 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो इसके लिए पैरामीटर निर्धारित किया गया है कि ग्रेप 1 जो है अगर AQI लेवल जो है वो पुअर कैटेगरी में चला जाता है। पुअर कैटेगरी में कब जाएगा? जब 200 से 300 AQI लेवल जो चला जाएगा, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपको 200 से 300 के बीच में रहेगा तो ग्रेप 1 का यूज किया जाएगा। जब वेरी पुअर हो जाएगा यानी कि 300 से 400 के बीच में रहेगा तो स्टेज 2 का यूज किया जाएगा। अगर आपको 3 सेवर स्टेट में आ जाएगा यानी कि बहुत खतरनाक, तो 400 से 450 के बीच में रहेगा तो आपको ग्रेप 3 का यूज किया जाएगा, स्टेज 3 का। और जो फाइनल स्टेज होता है वो आपको अगर 450 से ज़्यादा होता है, जिसको सेवर प्लस बोला जाता है यानी कि बहुत ख़तरनाक, तो फिर हम उसके लिए स्टेज 4 का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये 4 स्टेज में है, 1 2 3 4। और इसके लिए जब मिनिमम है वो 200 AQ पार कर देगा, AQI जब पार करेगा तो उसको लागू किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें ग्रेप जो है वो सबसे पहले 2017 में इसको नोटिफाई किया गया था और ये केंद्रीय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किया गया था, जो कि बाद में इस प्लान को बनाया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2000 नवंबर के सिफारिश के 2016 के सिफारिश के आधार पर इसको तैयार किया गया था। ग्रेप के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 3 AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये आपको हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटी के लिए इसको यूज किया जाएगा। जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो बनाया जाएगा वो आपको टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सहायता से और जो स्टार्टअप इंडस्ट्री पार्टनर है उनकी सहायता से बनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग या मिसलीडिंग इन्वायरमेंट क्लेम। तो हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन
अथॉरिटी के द्वारा, जो कि आपको कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, इनके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। और ये गाइडलाइन जो है आपको जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जारी किया गया है, ताकि इस गाइडलाइन के आधार पे उन पे नकेल कसी जाए। ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, किसी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन, इको फ्रेंडली है, ग्रीन टर्म का यूज किया जा रहा है, यानी कि पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, आपके लिए हानिकारक नहीं है, तो इसको जो है ग्रीन वॉशिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और कंट्री जो है वो आपको अनवेरिएबल क्लेम्स करती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो इको फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली है। तो उसके लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आप बताते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है ग्रीन प्रोडक्ट है, तो आपको इन मानकों पे खरा उतरना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बारे में। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को एक डिसीजन दिया गया था और कहा गया था कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसका सेक्शन 6A जो है वो बिल्कुल वैलिड है और ये संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट जो है, सिटीजनशिप एक्ट जो है उसका सेक्शन 6A जो है उसमें कहा गया था, जो कि 1985 में ऐड किया गया था, और इसमें कहा गया था कि आपको जो भी पर्सन हैं, ऑल पर्सन इंडियन ओरिजिन हु इंटर द स्टेट बिफोर जनवरी 1 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच में जो भी आए हुए हैं भारत में, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसमें ये प्रावधान 1985 में जोड़ा गया था जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और भारत सरकार के द्वारा एक समझौता हुआ था और इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें संशोधन करके 6A, सेक्शन 6A को जोड़ा गया था और इसमें इसका प्रावधान किया गया था कि 1966, 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच में कोई भी अगर भारत में आया हुआ है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भारत में आया है तो उसको आपको वार का प्रिजनर माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 का जो है उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये आर्टिकल 14 जो कि समानता के अधिकार की बात करता है, उसके बाद आर्टिकल 20 नहीं, आर्टिकल 29 की बात की गई थी कि असम के सांस्कृतिक संरक्षण को बिगाड़ा जा रहा है, इसके कल्चर को बिगाड़ा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जो संवैधानिक जो कल्चर है वहाँ का इनके द्वारा जो है हनन किया जा रहा है, तो इसलिए इसको वैलिडेट माना गया। और 14 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सट्रीम सिचुएशन है जो कि असम के लिए था और ये भारत के अन्य हिस्सों में इस ऐसा सिचुएशन जो है वो नहीं देखा गया है, तो इसको 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन नेबलान यानी कि UNIFIL के बारे में। तो भारत ने हाल ही में कंसर्न रेज किया है कि जो पीस कीपिंग सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसमें से 2 श्रीलंका के सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो हाल ही में घायल हो गए थे, जो कि इजराइल के द्वारा लेबनान के क्षेत्र पे हमला किया जा रहा है, तो उसमें घायल हो गए थे। तो भारत ने कंसर्न जाहिर किया था कि उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहिए। और जो युद्ध हो रहा है इजराइल और लेबनान के बीच, तो जो फ़लस्तीन है, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें इनके सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल
जो क्रिएट किया गया था UNIFIL, वो आपको मार्च 1978 में इसको बनाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इजराइल विड्रॉ फ्रॉम लेबनान और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना और लेबनान गवर्नमेंट को रीस्टोर करने के लिए उनको सहायता देना उस एरिया में। भारत जो है वो आपको इंडोनेशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स हैं, ये आपको अप्रैल 2024 के डेटा के हिसाब से। तो इसलिए ना भारत ने कंसर्न जाहिर किया है कि नहीं, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। तो 149वां असेंबली जो है आपको IPU का आयोजित हुआ जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और ये आपको 13 से 17 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित हुआ। इसका थीम था 2024 का हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए मोर पीसफुल सस्टेनेबल फ्यूचर एंड प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर डेलीगेट्स टू डिलिबरेट, एक्सचेंज व्यू, गैल्वेनाइज पार्लियामेंट्री एक्शन। भारत की तरफ से भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में, जो कि इस हफ्ते खबर में थी। इसके बाद हम बात करते हैं SCO सम्मेलन के बारे में। तो 23वां सम्मेलन जो है SCO का, वो इस्लामाबाद में हुआ संपन्न, और इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ। SCO जो है सबसे पहले 15 जून 2001 को ये अस्तित्व में आया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। इसमें उज्बेकिस्तान के साथ 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स उज्बेकिस्तान के साथ थे। भारत वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। भारत जो 2017 में भारत और पाकिस्तान को फुल मेंबर के रूप में मान्यता मिली। ईरान जो है लास्ट ईयर ईरान ने ज्वाइन किया। बेलारूस इस साल ज्वाइन हुआ है। अफगानिस्तान और मंगोलिया जो है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में काम कर रहे हैं। तो 10 मेंबर कंट्री हैं, जिसमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस इसके 10 मेंबर हैं। भारत और पाकिस्तान फुल टाइम मेंबर 2017 में बना। ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया और बेलारूस ने 2024 में ज्वाइन किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम SCO संगठन में शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो बेलारूस हो जाएगा। ऑब्जर्वर स्टेट में मंगोलिया और आपको अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स जो है आपको हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें 105वां रैंक है भारत का। 125 देशों में भारत का 105वां रैंक है। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 105वां रैंक है, और भारत का जो स्कोर है 27.3 है, जो कि सीरियस लेवल पे हंगर को दर्शाता है। जो हंगर लेवल है 42 कंट्री में, वो आपको अलार्मिंग सिचुएशन में है। और जो जीरो हंगर टारगेट है SDG 2023 का, उसको अचीव करने के लिए मुश्किल है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो आपको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ एनुअली जारी करती है, और इनके द्वारा जो है 3 मानकों 4 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। पहला है अंडर न्यूट्रिशमेंट, उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टलिटी। द भारत का जो परफॉर्मेंस है उसको निम्न इसके द्वारा जो है दर्शाया गया है कि 13.7% जो भारत का पॉपुलेशन है वो आपको अंडर नरिशमेंट का शिकार है। 35.5% चाइल्ड जो है आपको 5 साल के कम वो आपको स्टंट हैं। 18.7% जो एक्सपीरियंस चाइल्ड वेस्टिंग हो रहा है। 2.9% जो है आपको चिल्ड्रन जो है उनको डू नॉट इज देयर 5th बर्थ, मतलब 5 साल से भी ज़्यादा वो जीवित नहीं रह पा रहे हैं। तो इनके द्वारा भारत के संदर्भ में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। भारत का 105वां स्थान है।
इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो 2024 के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 17 अक्टूबर को जारी किया गया था, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के दिन जारी किया गया। और ये आपको रिपोर्ट OPHI और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, और ये 2010 से जारी किया जाता है। 5 देश जो हैं वो आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल वहाँ निवास करते हैं गरीब देशों में, और भारत जो है वो आपको पहला स्थान रखता है, यानी कि 234 मिलियन पीपुल जो है भारत में गरीब है। इसके बाद पाकिस्तान 93 मिलियन पीपुल गरीब हैं, इथियोपिया 86 मिलियन पीपुल, नाइजीरिया और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 66 मिलियन। तो भारत पहले स्थान पे, फिर पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, उसके बाद आपको कांगो। तो ये 5 स्टेट हैं जिनके द्वारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 48.1% जो है वह यहाँ गरीब निवास करते हैं 1.1 बिलियन पुअर पीपुल में। जो वर्ल्ड में 1.1 बिलियन पुअर पीपुल हैं उसमें 48.1% जो है सिर्फ 5 देशों में निवास करते हैं। जो MPI जो जारी किया जाता है उसमें 10 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये 3 डायमेंशन जो है आपको अभी मैंने 10 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है और 3 मेन एरिया में इसको कवर किया जाता है। जैसे हेल्थ में आपको, एजुकेशन में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 10 डायमेंशन बांटा गया है इसमें। और ये दिस 3 डायमेंशन जो है आपको 1/3 वेट रखता है ईच टू फाइनल इंडेक्स में, मतलब 1/3 सबका योगदान इसमें होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोपा क्लिपर के बारे में। तो नासा का एयरक्राफ्ट है, इसको फर्स्ट मिशन डिज़ाइन किया गया है। तो जुपिटर्स मिशन के बारे में, ये आपको 14 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था और ये आपको अप्रैल 2030 तक पहुंचने की संभावना है। यूरोपा जो है वो आपको 95 नोन मून्स और ऑलमोस्ट साइज ऑफ और ऑन मून के बारे में बताएगा। आइस शीट एस्टिमेटेड टू बी 10 माइल्स टू 15 माइल्स और मोर थिक, जो इसके बारे में बताया जाएगा। क्रस्ट हाइट्स के बारे में, ओशिन के बारे में इसके रिसर्च किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थार्ड के बारे में। तो थार्ड जो है वो एक सिस्टम है जो कि US डिफेंस सिस्टम है, और अमेरिका ने हाल ही में इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कमिट किया था और उसको इजराइल के एरिया में इसको लगाया है ताकि इससे इजराइल को सुरक्षित किया जा सके। इसका जो फुल नेम होता है वो टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एंड बैटरी इज यूज टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी मिसाइल। तो इसका जो मुख्य काम है वो आपको ये इंटरसेप्ट करता है मिसाइल को और उसको हवा में ही मार देता है। थर्ड जो है आपको 95 सोल्जर्स के सहायता से बैटरी से ये चलता है, जो कि 6 ट्रक माउंटेन लॉन्चर इसमें हैं, 48 इंटरसेप्टर इसमें शामिल हैं, 8 पर लॉन्चर की सहायता से रडार सर्विलांस सिस्टम है, टैक्टिकल फायर कंपोनेंट है। थर्ड जो है इसके द्वारा रैपिडली डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी अगेंस्ट शॉर्ट रेंज, तो ये आपको 1000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। फिर मीडियम रेंज में 3000 किलोमीटर तक, इंटरमीडिएट रेंज में 3000 से 5000 किलोमीटर तक। बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो भी अटैक होते हैं उनको ये ऊपर एटमॉस्फेयर में ही मार देता है। ये आपको हिट एंड किल टेक्नोलॉजी पे काम करता है मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये आपको लार्जर एरिया को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो थर्ड के बारे में हमने पढ़ा, जो कि अमेरिका के द्वारा इजराइल में इसको तैनात किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेपालिन मायोपैथी के बारे में। तो नेपालिन मायोपैथी जो है वो जन्मजात बीमारी है और इससे मांसपेशियों में कमजोरी होती है, मांसपेशियों में रॉड जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है।
इसको जो है आपको रॉड मायोपैथी इसलिए भी कहा जाता है, या नेपलाइन या मायोपैथी के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको कंजेशियल डिसऑर्डर है जो कि स्केटल मसल्स को प्रभावित करता है, मसल को वीक कर देता है, और एसोसिएट सिम्टम्स इसमें होते हैं। जो नेपलाइन है वो ग्रीक वर्ड है। नेपा का मतलब होता है रिफरिंग टू द रोड लाइक स्ट्रक्चर, नेपालिन बॉडी, और ये आपको मसल सेल्स में पाए जाते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंज जो इसका है वो आपको नेपालिन मायोपैथी, इट्स रेयरिटी, ये दुर्लभ है, दुर्लभ रूप से इसको देखा जाता है, और ये आपको अगर इसमें हम देरी करेंगे अगर इसके इलाज में तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद हम डिप्थेरिया के बारे में बात करते हैं। तो क्यों न्यूज है, तो फरीदकोट में, पंजाब के फरीदकोट में एक गर्ल जो है 3 इयर्स ओल्ड, 3 साल की जो बच्ची थी उसकी मौत हो गई, और ये डिप्थेरिया की सस्पेक्ट मरीज थी। ये डिप्थेरिया जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस जो होता है उसके द्वारा ये फैलता है, और ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। ये आपको रेस्पिरेटरी मतलब जो श्वसन प्रक्रिया है उसको ये ब्लॉक कर देता है, और पूरे शरीर में जो श्वसन प्रक्रिया है उसको ब्लॉक करके उसको प्रभावित करता है। इसका जो कॉमन सिम्टम है, बुखार का आना, चिल, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड्स, फटीग, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में उसमें कमी आना, तो ये सब इसका जो आपको लक्षण है। और इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी लो है, मतलब डेथ का रेट कम लो है, लेकिन फिर भी एक चैलेंजिंग बीमारी है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूरिन टाइफस के बारे में। तो म्यूरिन टाइफस से ग्रस्त हाल ही में एक व्यक्ति जो कि वियतनाम और कंबोडिया से आया था, केरला में पाया गया है, और ये आपको बैक्टीरियल डिजीज मैरिन टाइफस से ग्रसित पाया गया है। मैरिन टाइफस जो है वो इन्फेक्शन डिजीज है कॉज्ड बाय फ्ली बॉर्न बैक्टीरिया जिसका नाम है रिक्टेशिया टाइफी। तो ये आपको रिक्टेशिया टाइफी के द्वारा फैलता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली। तो ये फैलता है कैसे, तो किसी व्यक्ति को उस रिक्टेशिया टाइफी के से इन्फेक्टेड फ्ली के द्वारा काट लिया गया तो वो ह्यूमन में फैलेगा। ये आपको इंडेमिक टाइफस के रूप में जाना जाता है, इसको बोला जाता है इंडेमिक टाइफस। ये फ्ली बॉर्न टाइफस और फ्ली बॉर्न स्पॉटेड फीवर इसमें आता है। रोडेंट जैसे रैट्स, माइक और मैंगूज ये आपको सर्वाइवर होते हैं इस बीमारी के। सिम्टम जो यूजुअली होता है 7 to 14 दिन में एक्सपोजर एंड इंक्लूड, मतलब आपको हेडेक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बॉडी में आपको एके आ जाएगा, जॉइंट पेन हो जाएगा, नोसिया, वोमिटिंग वगैरह आ जाएगा, आपको स्टोमच, पेट दर्द होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण हैं इसके म्यूरिन टाइफस के। इसके बाद हम बात करते हैं सुभा टोले। तो ये एक फेमस पर्सनालिटी है सुभा टोले। प्रोफेसर सुभा टोले जो कि न्यूरो साइंटिस्ट, डीन ऑफ ग्रेजुएट स्टडी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के ये डीन थे, और प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। IBRO की बात की जाए तो ये ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंस सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन 1961, जिसका उद्देश्य है प्रमोट एंड सपोर्ट न्यूरो साइंस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेट, रिसर्च, आउटरीच और इंगेजमेंट एक्टिविटी। इसके द्वारा जो है 2 जर्नल पब्लिश किए जाते हैं, एक न्यूरो साइंस और IBRO न्यूरो साइंस रिपोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं याह्या सिनवर के बारे में। तो ये जो है हमास के लीडर थे, चीफ थे, और इनको हाल ही में इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन में मार गिराया गया था, जो कि गाजा के साउथ स्ट्रिप में 16 अक्टूबर को। इजराइल जो है इन्होंने सिनवर को बहुत दिन से ये डेड मैन वॉकिंग के रूप में इनको घोषित किया था, क्योंकि 7 अक्टूबर के जो अटैक किया गया था इसमें इनका योगदान था। तो याह्या सिनवर
जो कि हमास के लीडर थे, चीफ थे। इसके बाद हम बात करते हैं जामनगर के बारे में। तो जामनगर क्या है, तो हाल ही में जामनगर के रॉयल घोषित किए हैं, उत्तराधिकारी, रॉयल के उत्तराधिकारी घोषित किया गया है अजय जडेजा को। याद रखिएगा, अजय जडेजा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। जामनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट को फाउंड किया गया था जाम रावल के द्वारा 1540 ईस्वी में, और ये आपको नवानगर प्रिंसली स्टेट का कैपिटल था। ये आपको रणजी ट्रॉफी जो है, जो क्रिकेट में होता है, वो नवाब जामनगर के नाम पे ही इसको स्टार्ट किया गया था बीसीसीआई के द्वारा 1934 में, और 1933 में इनकी मृत्यु के बाद 1934 में बीसीसीआई ने इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं लुकला के बारे में। तो लुकला एक प्लेस है और ये आपको नेपाल में पड़ता है। तो खबर ये थी कि 1000 फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो आपको नेपाल के नेपाल में जो माउंटेन एरिया है लुकला, वहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि वहाँ मौसम ख़राब हो गई थी। फ्लाइट जो था वो कैंसिल हो गया था लुकला का। ये लुकला जो है उसको गेटवे ऑफ माउंटेन बोला जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेट रन मीडिया। लुकला जो है स्मॉल हिल टाउन है नेपाल का, और ये एयरपोर्ट नियरेस्ट माउंट एवरेस्ट बेट कैंप। तो इस यहाँ जो है एक एयरपोर्ट है जो कि माउंट बेस कैंप के सबसे नज़दीक है। लुकला एयरपोर्ट जो है 1964 में बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ सर एडमंड हिलरी, जिनको फर्स्ट पर्सन है जो माउंट एवरेस्ट पे फतह किए थे एडमंड हिलरी की सहायता से। 1964 में इसको बनाया गया था। इसके बाद करते हैं जिगावा, जो कि नाइजीरिया में है। तो हाल ही में एक फ्यूल टैंकर जो है नाइजीरिया स्टेट में पलट गया है, और इसमें 147 लोग जो है वो उनको मर गए हैं। जिगवा की बात की जाए तो ये आपको नॉर्दर्न नाइजीरिया में स्थित है, और ये आपको हाफ ऑफ कानो स्टेट के रूप में 1991 में घोषित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेचू ऑफ लेडी जस्टिस। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया जस्टिस लेडी जो है वो अनवेल किया गया है। उसके बाद इसमें जो है काफ़ी परिवर्तन किया गया है। 6 फुट टॉल जो ये लेडी जस्टिस की नई जो प्रतिमा जारी की गई है वो आपको साड़ी पहनी हुई है, नो ब्लाइंड फोल्ड। जो पहले जो हमारा मूर्ति था उसमें पट्टी आंखों पे बनी हुई थी, और इस पट्टी को निकाल दिया गया है स्केल्स इंस्टीड ऑफ स्वर्ण। तो इन्होंने जो है आपको पहले तलवार ली हुई थी, अब वो भारत के संविधान की कॉपी ली हुई हैं। जो फर्स्ट रोमन एम्पायर थी अगस्तस, उनके द्वारा वर्कशिप ऑफ जस्टिस को जारी किया गया था पहली बार 27वीं BC में। इसके बाद हम बात करते हैं वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के बारे में। तो इसका जो 8वां एडिशन है वो आपको 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। तो वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 बिहार के राजगीर में खेला जाएगा 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। मास्कोट इसका जो है आपको गुड़िया को बनाया गया है। गुड़िया जो है आपको बिहार के स्टेट बर्ड से, जो कि स्पैरो है, उससे इंस्पायर है। लोगो जो है सिंबॉलिक जो है रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज ग्लोरी ऑफ बिहार के बारे में बताता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 2016 का टूर्नामेंट जो है जीता गया था, और लास्ट टाइटल जो है वो रांची में जीता गया था जापान को हरा के। 14 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ट्रॉफी गौरव यात्रा को शुरू किया गया था पटना से, और ये यात्रा आपको पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड होते हुए बिहार के 34 राज्यों में आपको यात्रा करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टर्म्स जो कि न्यूज़ में थे। ड्रैगन ड्रोन्स की बात करते हैं। तो ड्रैगन ड्रोन्स जो है वो आपको
हाल ही में इसका यूज जो है रसिया के द्वारा किया गया था। ये आपको एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थर्माइट। थर्माइट जो है उसमें आयरन और एल्युमिनियम होते हैं, और इसको यूज करने से आयरन ऑक्साइड इसमें होते हैं। ये आपको बहुत, जब दोनों को ब्लास्ट किया जाता है तो ये इसमें काफ़ी सारा मात्रा में वो आग उत्पन्न होता है, और इसके जलाने से बहुत घातक सिद्ध होता है ये आपको, इसकी खासियत है कि ये आपको पानी के नीचे भी जल सकता है। इससे मनुष्यों में घातक नुकसान होते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो हाल ही में इसका प्रयोग जो है इस रूस के द्वारा किया गया था। उसके बाद करते हैं बात बॉर्न ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो वन ऑफ द एक्यूज ऑफ किलिंग बाबा सिद्दीकी अंडरवेंट बॉर्न ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो हाल ही में मुंबई में एक राजनेता हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसमें एक जो एक्यूज है, अपराधी है, उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जा रहा है। ऑसिफिकेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। जो हड्डियां होती हैं उनके बनने की नेचुरल प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन कहा जाता है, और ये आपको डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द फोटोस एंड कंटिन्यू अंटिल लेट एडोलसेंट, मतलब जो जवानी के अवस्था तक इसमें हड्डियों के निर्माण की जो अवस्था है वो चलती रहती है। तो उस प्रोसेस को अपनाया जा रहा है ताकि उसके एज को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैरीन हीट वेव के बारे में। तो मैरीन हीट वेव जो है आपको यूजुअली ग्लोबल वार्मिंग ऑफ ओशन वाटर मतलब समुद्र के जल का असामान्य रूप से जब गर्म होता है तो उसको हम लोग आपको मैरीन हीट वेव के रूप में देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने इसकी तीव्रता को और बढ़ा दिया है। तो ये खबर है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के प्रश्न की, और आप अपने नॉलेज को चेक कीजिए कि आपने कितना पढ़ा। निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। पहला है कि म्यूरिन टाइफस एक संक्रामक रोग है जो पिस्सू जनित बैक्टीरिया बार्टोनेलोसिस के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है चूहे और नेवले जैसे कृंतक इस रोग के भंडार माने जाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा केवल 2 सही है, ये जो है आपको गलत है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोमा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा कि ये नासा के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो अभी मैंने डिस्कस किया कि यूएनडीपी और ओएचपीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें यूएनडीपी है, तो यूएनडीपी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं आज के एमसीक्यू के बारे में। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल ही में नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नायब सिंह सैनी जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए दूसरे टर्म में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये पंचकुला में जो समारोह था वो आयोजित हुआ, जो कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो भी राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री संभालते हैं, उनके द्वारा जो है उपस्थिति दर्ज की गई थी और वो इसमें शामिल हुए। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा कि रश्मिका मंदाना को भारतीय अपराध साइबर समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो कि रश्मिका मंदाना है, इनके साथ एक घटना घटी थी कि इनको डीप फेक वीडियो में इनके क्लिप को यूज किया गया था लास्ट ईयर। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए इनको जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा नियुक्त किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा।
इसके बाद हम बात करते हैं भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 3.5 बिलियन डॉलर का ड्रोन का सौदा किया है। तो अभी हमने पढ़ा था यूएसए के द्वारा किया गया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली 3.5 बिलियन डील साइन किया गया है, जो कि जिसके तहत 31 MQ-9B ड्रोन्स जो है आपको सप्लाई किया जाएगा यूएसए के द्वारा, जिसमें 60 स्काई गार्जियन, 15 सी गार्जियन, जो कि भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए काम आएगा। और ये डील जो है आपको 15 ड्रोन जो है इंडियन नेवी और 15 जो है उसमें भारत नेवी के लिए, और 8 जो है आपको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए इसमें दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री के द्वारा, जो कि जितेंद्र सिंह हैं, भारत के पहले एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेशनल इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी का पावना चित्रा में उद्घाटन किया गया है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये आपको क्वालिटी मॉनिटर करेगा, जो कि फर्स्ट इंडिजिनियस इंडोर सोलर सेल डेवलप किया गया है, CSIR NIIST के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडिजिनियस है यानी कि पूर्णतः भारतीय स्वदेशी है, उसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में रजत पदक किसने जीता। तो ये विवान कपूर हो जाएगा, विवान कपूर। उसके बाद बात करते हैं विवान कपूर ने आपको सिल्वर मेडल जीता, जो कि ट्रैप शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने जीता। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती कहाँ पूरी की। मनामा में पूरी की, याद रखिएगा, मनामा में। इंडियाज फर्स्ट नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन INS तीर और ICGS वीरा completed their long distance training development in मनामा, जो कि बहरीन में पड़ता है, जो 16 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ था। इसमें आपको फर्स्ट ईयर्स इंक्लूडिंग सी ट्रेनिंग, विजिटेड नवल सपोर्ट फैसिलिटी बहरीन और ऑल्सो गाइडेड इनसाइड इनटू टास्क फोर्स 59। तो बहरीन में जो है मनामा में ये ट्रेनिंग हुई थी आयोजित, और इसमें भारत ने भाग लिया। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तरीय उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण हेतु कितने बैंकों के साथ समझौता किया है। तो ये आपको 10 बैंकों के साथ समझौता किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइन MOU with 10 banks to provide individual finance for high scale enterprises। तो वित्तीय लोन देने के लिए मंत्रालय ने 10 बैंकों के साथ समझौता किया है, जिसमें आपको 9 पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक जो है आपको प्राइवेट बैंक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुरप्रीत पाल सिंह ने कौन सा पदक जीता। तो ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुरप्रीत पाल सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। FIDE मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह of India won gold medal at the ASIO World Chess Championship in Crete, ग्रीस में आयोजित हुआ था। गुरप्रीत जो है आपको फॉर ट्रेनिंग प्लेयर लाइक ग्रैंड मास्टर फॉर्मर अंडर 10 वर्ल्ड चैंपियन सहज ग्रोवर के द्वारा इनको ट्रेन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय घोषित करने की तैयारी कर रहा है। तो ये आपको उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के द्वारा हाल ही में एक प्लान बनाया जा रहा है कि संस्कृत को कंपल्सरी 416 मदरसा स्टेट में जो है मदरसा में लागू किया जाए। जो राज्य में 416 मदरसा है उसमें लागू किया जाए, और इसके लिए MOU जो है स्टेट संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ साइन करने के लिए प्लानिंग चल रही है। इसके बाद बात करते हैं भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में
किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो जस्टिस संजीव खन्ना, याद रखिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई है। चीफ जस्टिस इंडिया के जो हैं वर्तमान में DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना को के नाम का, जो कि भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। और ये आपको जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद, जो कि नवंबर 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 10 नवंबर 2024 को, जस्टिस खन्ना जो है उस दिन शपथ लेंगे और 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।